डायलॉग आयोजित किया। जो विषय है वो क्लाइमेट एक्शन और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब 4 तारीख को चुनाव परिणाम आए और देश ने मोदी 3.0 को अपना समर्थन व्यक्त किया, तो 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम, ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का था। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो मिशन है, वो क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड है। मेरे सामने जो चित्र था उसमें धरती के 2 भाग थे, एक हरा भरा था और एक हमारे द्वारा धरती को दिया गया गिफ्ट माने चैलेंज का था। और इसलिए जो पेरिस एग्रीमेंट दुनिया में 2015 में हुआ था, उसमें इस बात को मान्यता दी गई थी कि जो कल्चरल वैल्यूज धरती को अपनी मां के समान मानते हैं, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। और इसलिए धरती मां जब हमको जन्म देती है और धरती पर हमको अपनी मां लेकर के आती है, तो उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए कम से कम एक पेड़ हम ऐसा लगाएं जिसको हम जीवन भर पालने का काम करें। यही एक पेड़ मां के नाम है। 3 विषय हमारे सामने दुनिया में भर में चलते हैं। पहला, जितना भी एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट है, मनुष्य आधारित विकास है, उसके कारण सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, दुनिया में जितना भी पशु पक्षी पेड़ जितना भी है, जो बायोलॉजिकल दुनिया में वैरायटीज है, उसका सबसे ज्यादा कंजम्पशन मनुष्य करता है अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, इवन कॉस्मेटिक्स के लिए। हम लोग उस सारे रिसोर्सेस का रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, उसका बैलेंस कैसे बनाया जाए। और तीसरा, गांधी जी ने कहा था कि धरती पे सबकी नीड के लिए तो पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, पर सबकी ग्रीड के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन हमें खेती ज्यादा करनी है तो पेस्टिसाइड का यूज करना है, तो जमीन डेजर्ट हो रही है, जमीन में खारापन बढ़ रहा है, जमीन में मॉइस्चराइजर बढ़ रहा है, और कहीं पर जमीन पूरे तरीके से रेगिस्तान में परिवर्तित हो रही है। रीकी केस यहां पर है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के लिए काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे और क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे। इन्हीं 2 विषयों पे मैं अपने आप को आपके साथ जोड़ के रखूंगा। हिंदुस्तान में कभी कभी कुछ चीजों को लेकर के हम बहुत पॉलिटिकल विरोध करते हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट एक्शन देखें तो वो चीज कितनी बड़ी होती है, इसका एक पक्ष मैं आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तान के रिजल्ट ने एक चीज तो साफ कर दी कि ईवीएम ठीक है, पर ईवीएम एनवायरनमेंट की दृष्टि से कैसे ठीक है, कभी आपने कल्पना करी है? आप एक डाटा को मेरे साथ विजुलाइज करिए, आपको ध्यान में आएगा। हमारे देश में 100 करोड़ वोटर हैं, 98.66 करोड़, और टोटल 544 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और देश में जो पोलिंग स्टेशन है वो 12 लाख है, करेक्ट? अब आप बताइए, अगर हम ईवीएम का यूज नहीं करते तो 100 करोड़ वोटर्स के लिए 100 करोड़ मतपत्र तो चाहिए होते।
A4 साइज का एक पेपर के लिए लगभग 7,000 से 8,000 अगर A4 साइज के पेपर लेने होंगे तो 15 से 16 रीम्स लगती हैं जिसमें एक पेड़ कटता है, और अप्रोक्सीमेटली इतने पेपर चाहिए होती तो 20 लाख रीम्स चाहिए होती जिसमें 2 लाख पेड़ कटते हैं। अब विपक्ष के लोगों को आप समझाइए। और ये देश को उपलब्धि होनी चाहिए कि हम इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शन करते हैं। हम कभी सोचते नहीं है, हम कभी नहीं सोचते कि हम कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन है। इस पे तो देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का झूठ भी बेनकाब हो रहा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन भी शुरू हो रहा है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और पेड़ लगे तो एक पेड़ मां के नाम पे ईवीएम पे भी इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा विषय, हालांकि एनवायरमेंट में केवल पेड़ कटना नहीं है। मुझे किसी ने एक बार बताया था कि अगर 2 लाख पेड़ कटते हैं तो लगभग 11,200 टन कार्बन का बचत है और लगभग 220 बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर उसकी भी बचत है। मैं चाहता हूं ये सब चीजें हमारे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, इसको सोचना चाहिए। दूसरा विषय मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत ने अपने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में कैसे तरक्की करी। दुनिया भर में COP21 के बाद, पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये कहा जाने लगा कि सब देश अपने अपने NDCs तय करें, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, और सब देश ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री पे अपनी बायनियल रिपोर्ट, द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछला जो COP हुआ था, जो UAE में हुआ था, भारत दुनिया के 26 डेवलपिंग कंट्रीज में है जिसने अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री 2019 के बेस पे प्रस्तुत करी है। ये हमारी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। हमारे साथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना का जो कम्युनिकेशन है 2014 की इन्वेंट्री पे है, ब्राजील का जो कम्युनिकेशन है 2016 की इन्वेंट्री पे है, साउथ अफ्रीका का जो कम्युनिकेशन है वो 2017 की इन्वेंट्री पे है। हमने दुनिया को ये विषय कहा है कि हम जो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो इन्वेंट्री है वो लेटेस्ट डेटा के आधार पर दे रहे हैं। और भारत ने जो अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो इन्वेंशन की जो इन्वेंट्री दी है उसमें हमने 87 किस्म की स्टडी करी है, जिसमें ICFRE, IIMs, IITs, उसके साथ ही साथ 27 नोडल मिनिस्ट्रीज और उसके साथ ही इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, NGOs, थिंक टैंक, इन सब के पूरे आइडिया लेकर के हम लोगों ने ये अपनी इन्वेंट्री दी है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया की 18%, 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को रखता है। हमारा जो कार्बन एमिशन है वो लेस देन 4% है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको जानना चाहिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट है, जिसको हम CAGR, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट कहेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7% है। और हमारा जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारा एमिशन का है वो 4% है। मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा है। ये भारत के ग्रीन ग्रोथ की सबसे बड़ी कहानी है जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए 11 सालों में हमने अचीव क्या किया। 2015 में जो हमने दुनिया में कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करने का कहा था, we have achieved 11 years in advance of our original target of reduction of emission intensity by 33 to 35% over 2005 level by 2030.
As a proactive nation, India has already revised the target of reduction of emission intensity by 45% by 2030 over 2005 level in its revised NDC submitted last year. 9 साल पहले हमने इतनी आबादी होने के बाद भी अगर अपने टारगेट को प्राप्त किया है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनवायरमेंट फ्रेंडली विजन को जाता है। दूसरा, जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस की बात हम करते हैं, इंडिया शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस बेस्ड installed capacity of electricity generation in 2023 is more than 41%. India achieved its NDCs of 40% cumulative electrical power installed capacity from non-fossil fuel based energy sources in 2021, and that is also 9 years in advance of the target of date of 2030. ये हमारी दुनिया में बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही जो हमारा कार्बन सिंक बढ़ना चाहिए उसको भी हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारा जो एडेप्टेशन का कम्युनिकेशन है उसको भी हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश के इथोस हैं, जो हमारे देश के वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज जो हैं वो पूरी तरीके से नेचर ओरिएंटेड है। लेकिन दो विषय बहुत अलग अलग हैं हमारे देश में। एक विषय है कि जो हमारी फिलॉसफिकल वैल्यूज हैं उसको हमें टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ जोड़ना चाहिए ताकि हमारी वैल्यूज और टेक्नोलॉजी अलग अलग ना हो। मान लो उपनिषद में विषय कहा जाता है, मैं बहुत नए एक अलग तरीके से विषय को आपके सामने रख रहा हूं। मान लो एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि उपनिषद का श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुजिक्ता मां गृध कस्य सुदादन, कि जो सब कुछ है ईश्वर का है, इसको त्याग पूर्वक भोगते हुए चलो। मतलब माइंडलेस कंजम्पशन की जगह माइंडफुल यूटिलाइजेशन हो। अब ये कैसे हो सकता है इस कलेक्टिव सोसाइटी में? हम सब बैठ करके यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एसी से हो तो कार्बन एमिशन ही रहा है। तो इतना माइंडफुल यूटिलाइजेशन हो कि टेक्नोलॉजी भी ऐसी हो कि हम यहां से बाहर निकलें तो ये एसी और लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाए। हमें टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से जोड़ना होगा कि टेक्नोलॉजी में उतना ही उपयोग करना है जितना हमें आवश्यक है। मैं कई बार जब मिशन लाइफ की बात चली और मैं कई ऑफिसेज में गया तो मैंने कहा कि क्या एडेप्टेशन प्रैक्टिस ऐसी नहीं हो सकती कि ऑफिस में सबका एक कॉमन लंच प्लेस हो, तो लंच के समय में बाकी सारे ऑफिस की लाइट बंद हो जाए, सब एक जगह आ जाए। उससे सोसाइटी का मेलजोल भी बढ़ेगा और सेविंग होगा। ये जो मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी का जो पूरे दुनिया भर में उन्होंने एक मिशन दिया है, ये ठीक है कि मिटिगेशन मेजर्स हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा करेंगे, एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस एज ए सोसाइटी करेंगे, पर एज ए ह्यूमन बीइंग अपने पर्सनल बिहेवियर से हम कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मैं कई बार ये कहता हूं कि हमारे अंदर रिलीजियस सेंस होता है, हमारे अंदर सोशल सेंस होता है, हमारे अंदर सिविक सेंस होता है, लेकिन एनवायरमेंटल सेंस हमारे मन में कब आएगा? एनवायरमेंटल सेंस का अर्थ ये नहीं है कि हम एनवायरमेंट पे बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। एनवायरमेंट सेंस का अर्थ ये है हम जहां जिस जगह पर खड़े हैं अपने व्यक्तिगत व्यवहार में वो कौन सी चीजें ला सकते हैं जो माइंडलेस यूटिलाइजेशन की जगह माइंडफुल कंजम्पशन की ओर ध्यान दें। और यही प्रधानमंत्री जी का मिशन लाइफ है। और इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया के देशों में जो भी अब मल्टीलेटरल फोरा पे जो डिस्कशन होते हैं, चाहे G7 में हो, चाहे G20 में हो, चाहे कॉप में हो, वहां सब जगह सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो सस्टेनेबल कंजम्पशन पे दिया जाता है। और सस्टेनेबल कंजम्पशन आपने भी अपने डिबेट का एक टॉपिक बनाया है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत ने
इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। आज उसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है। जितना एनवायरनमेंट में हीट वेव से लेकर के जो तूफान आ रहे हैं उसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। कैबिनेट ने उसको भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। दुनिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव करने के लिए हमारे जो बिग कैट्स हैं, जो उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे हैं जिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिसको हार्ड टू अबेट कहते हैं, एल्यूमिनियम सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, वहाँ कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी करी जाए। भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेड आईटी हम कहते हैं वो बनाया। और अभी जब पिछला कॉप हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ लेड आईटी 2.0 को सेकंड फेज को उसको लॉन्च किया। और दुनिया भर में हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड की अब बात करी है कि जितने भी मीडिया से लेकर सामाजिक संस्थाएं अपने क्षमताओं का जो उपयोग है वो धरती को हरा भरा करने में करें। और कम से कम हम कंक्रीट के जंगल हमने बनाए हैं, एक पेड़ कहीं तो अपनी माँ के नाम पे लगाकर उनका स्मरण करें ताकि धरती माँ को बचाने का काम करें। और दुनिया में जब हम आबेजान की कॉप में गए थे तब ये कहा था कि ये डेजर्टिफिकेशन को, पेस्टिसाइड को रोकने का एक तरीका क्या हो सकता है। तो हमने ये कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सॉइल हेल्थ कार्ड करा। उन्होंने कहा सॉइल हेल्थ कार्ड क्या? हमने देश में 30 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड ये दिया है, अपनी खेत में उतना ही फर्टिलाइजर का उपयोग करो जितनी आपकी सॉइल की ताकत बताती हो, अल्टीमेटली इसको कम करो। लेकिन इसको पहचान होना, इसको जानकारी होना, इसको एक्शन ओरिएंटेड बनाना, ये देश ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हमारी चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने अपना 3rd नेशनल कम्युनिकेशन दिया है और इनिशियल एडेप्टेशन कम्युनिकेशन दुनिया में भी दिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हमारा देश उन चुनौतियों के साथ दुनिया की 18% जनसंख्या को रखते हुए भी ग्रीन ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। और ये ग्रीन ग्रोथ प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव से आगे बढ़ रहा है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में हमारे जो इथोस और वैल्यूज हैं उसको हमें मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ जोड़ना चाहिए। दुनिया 2 तरीके से चलती है। लास्ट बात मैं कहने जा रहा हूँ, एक वो लोग हैं जो कैटास्ट्रॉफिक हैं, कहेंगे सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। एक वो लोग हैं जो जिनको मैं नया नाम देता हूँ टेक्नो ऑप्टिमिस्ट है कि हम टेक्नोलॉजी से सब बदल देंगे। हमें इसके बीच का रास्ता निकालना होगा जहां पर रोने से भी काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी का भी सदुपयोग होगा। और ये बीच का रास्ता मिशन लाइफ है जिस पे भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आप सब इससे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, thank you for that inspiring message. That was indeed very heartening to hear, Honourable Minister. And we ask that you indeed please remain with us on stage for a bit longer. If I could now please request Navika Kumar, Group Editor-in-Chief, Times Now and Times Now Bharat, to join the Honourable Minister for a special fireside chat. थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र यादव जी। आप दोबारा मंत्री बनकर और पहले समिट पर हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज पर बात करने आए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ फॉर द विक्ट्री, for your reappointment as the environment minister and the wonderful speech that you gave, जिसमें बहुत कुछ था सीखने के लिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो मायूस रहें और कहें कि हाँ सब कुछ खराब है। बहुत से काम हुए हैं, लेकिन जैसे कहता है there are miles to go before we sleep। लेकिन आपने मिशन लाइफ के बारे में कहा और कहा यहाँ एसी चल रहे हैं, हमें बाहर जाना एसी खुद बंद हो जाने चाहिए। ऑफिसेज में लंच टाइम में एक डाइनिंग हॉल होना चाहिए जहाँ सब साथ बैठें और बाकी ऑफिस की लाइटें बंद हो जाएं।
सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, नए पार्लियामेंट में आप सेंट्रल हॉल रखते तो हम पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में बैठकर खाना खाते हुए देखते, वहां की लाइटें जली होती और बाकी लाइटें बंद होती तो कितना अच्छा लगता। सेंट्रल हॉल ही नहीं बनाया आपने। अब भी हम साथ खाना खाते हैं, आप वहां पर नहीं आई हैं। आप आती तो खाना खाने की जगह पहले से अच्छी और बढ़िया बनी है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा दृश्य है जो अभी तक दिखा नहीं, क्योंकि रोज जब संसद में मैं मेंबर्स ऑफ आपको नविका जी आमंत्रित करता हूं, हमारी नई कैंटीन में आइए, हाइजीनिक भी है। चलिए, let me also ask you, on the day we are meeting for climate change and sustainability summit, we're seeing problems of waterlogging across Delhi. We are in the national capital. There are members of parliament. Ram Gopal Verma जी का एक बड़ा वायरल वीडियो चल रहा है जहां उनके स्टाफ के लोग उन्हें उठाकर गाड़ी में बिठा रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए, और ये हाल है लोधी एस्टेट जो कहते हैं ना कि लटियंस दिल्ली में है। Why have we come to this stage? देखिए, जो लोकल गवर्नेंस है स्टेट्स की, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमको काम करना है। मैंने दिल्ली सरकार को कहा भी और हमने प्लास्टिक बैन किया भी है, और मैं कितना हम लोगों को बार बार छापे भी कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं दिल्ली में जिस तरह की इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं लोगों ने देखी हैं, लोगों को छोटी छोटी जगहों पे जो इंडस्ट्री और दिल्ली सरकार वहां पे बैठी हुई है, वहीं पर ये छोटी छोटी प्लास्टिक की शीट्स बन रही है। कितनी बार हमने उनको, उनके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी ये कहा है कि भाई ये सब बंद कराओ। और मेरा तो यहाँ भी ये कहना होगा, आजकल एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि प्लास्टिक बोतल की जगह ये आ गई हैं, लेकिन एक छोटा सा भी ध्यान रखें कि जब हम फूल का गुलदस्ता खरीदने जाएं तो उसको एक कहें कृपया इस पे प्लास्टिक ना लपेटें। हम ये जो पर्सनल बिहेवियर में जब तक ये सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, और प्लास्टिक की थैली जाम होना सबसे पहला कारण है वाटर लॉगिंग का। हमको सबको अपने व्यक्तिगत व्यवहार में भी करना होगा और लोकल गवर्नेंस में भी इसको ध्यान देना होगा। आज जब हम बात कर रहे हैं, वी हैव गॉन थ्रू अ वेरी वेरी टफ समर, टेम्परेचर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सीडिंग 50 degrees. Forests have been cut and we see our hill stations, चाहे आप हिमाचल चले जाएं, चाहे आप उत्तराखंड चले जाएं, पेड़ों को बहुत काटा गया है। चलिए, ईवीएम पर तो भरोसा वापस आ गया है और बैलेट पेपर के लिए पेड़ नहीं कटेंगे। शायद विपक्ष आपकी बात से समर्थन करेगा, लेकिन फिर भी पेड़ तो कट रहे हैं, चाहे वो हाईवे बनाने के लिए, चाहे वो रेल लाइन बनाने के लिए, और टेम्परेचर्स पे जो इनका इम्पैक्ट है, हाउ डू वी डील विद दिस? दो तरह के एरिया हैं, एक जिसको हम डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा है कि हम कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए उतनी ही लैंड को लेने का काम करते हैं। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग लगातार हर 2 साल में सर्वेक्षण करते हैं, और केवल फॉरेस्ट को पेड़ लगा हुआ ऐसा मत मानिए, जो हमारा काफी सघन फॉरेस्ट है, मीडियम फॉरेस्ट है या सामान्य रह गया है, उसका भी पूरा विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को हम बढ़ाने का काम करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों उत्तराखंड के दौरे पे गया था और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में आग लगी थी, चीड़ के पेड़ के कारण लगी थी। बीच में सोशल फॉरेस्ट्री के कारण कुछ इस प्रकार के इंटरवेंशन हुए कि कुछ ऐसी स्पीशीज हमारे फॉरेस्ट में आई जिनमें आग ज्यादा पकड़ते हैं, और नेटिव स्पीशीज को कम भी किया गया है। हमने अभी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो नए पेड़ लगाए जाए वो नेटिव स्पीशीज के लगाए जाए, केवल ऑर्नामेंटल ना लगाए जाए। क्योंकि हम पेड़ जो लगाते हैं, केवल ये मत समझना कि अपने को हरियाली देखने के लिए, पक्षियों का भी बसेरा होता है। बिना बर्ड्स की चहचहाट के भी ये दुनिया नहीं रह सकती है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट नर्सरी पे काम कर रहे हैं, शहरों में नगरवन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए अब हमने एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, और इसमें भी हम लोगों ने
काफी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि जो हमारे एनडीसीज के 3 टारगेट हैं, पहला टारगेट तो कार्बन एमिशन को कम करना, दूसरा टारगेट हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, और तीसरा टारगेट जो है वो ग्रीन श्रिंक को बढ़ाना है, ग्रीन एरिया को। और अभी तक भारत में ऐसा हुआ था कि हम केवल जो मध्य भाग है जमीन का उसी में देखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंग्रोव को भी, क्योंकि आपकी जब शुरू में जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और हम ताउत के, आम्फान जैसे तूफान भी देख चुके हैं, तो मैंग्रोव शील्ड के रूप में काम करता है। इसलिए हमने पिछले बजट में प्रोजेक्ट मिस्टी को अनाउंस किया, जिसमें मैंग्रोव सी शोर इंटेंजिबल इनकम करके हमने एक प्रोग्राम को चलाया और पहली बार हमने मैंग्रोव को समुद्री क्षेत्रों में लगाने का काम किया। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारी बायो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके प्रोटेक्शन को लेकर भी हम इन सब प्रोग्रामों के माध्यम से काम कर रहे हैं। How soon will we see changes in summer temperatures? टेम्परेचर राइज की समस्या कोई पूरे भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर की समस्या है। और आईपीसीसी की जितनी रिपोर्ट आ रही हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि दुनिया में कार्बन एमिशन जो बढ़ रहा है उसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए हर देश अपने अपने एनडीसीज के टारगेट तय करता है। भारत ने जो अपने एनडीसीज के टारगेट तय किए, चाहे रिन्यूएबल क्षेत्र में टारगेट तय किए हों, चाहे कार्बन एमिशन को कम करने के किए हों, भारत ने उन टारगेट्स को प्राप्त करा है। लेकिन इसमें जो दूसरा बड़ा विषय है कि दुनिया में अगर समान विकास चाहिए तो आज के 10 साल पहले जो तय हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करवाएं, ये दुर्भाग्य से विषय नहीं हो पाया। इस बार जो बोको में जो कॉप होने जा रही है उसमें जो न्यू क्वांटिफाइबल गोल जो दुनिया ने तय किए हैं वो सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है। और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल एमिशन किया है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे आए। और भारत ने तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सामने जो लक्ष्य रखे हैं उनको पूरा ही किया है। ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। We have also declared that we will be a net zero country and the target of net zero will be achieved by 2070. What is the progress? And when you work with ministries like oil and gas, renewable energy, power sector, are we working at cross purposes? How do you balance the two sides? देखिए, दुनिया के जिन देशों ने लक्ष्य दिया है, भारत ने भी नेट जीरो का लक्ष्य अपना 2070 का दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एक नोडल एजेंसी का काम करती है, लेकिन अगर नेट जीरो के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें ऐसे परिवहन के साधनों को बढ़ाना पड़ेगा जो कम एमिशन करते हो, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को, स्मार्ट सिटी को, वेस्ट मैनेजमेंट को, टेक्नोलॉजिकल चेंज को, ग्रीन एरिया को बढ़ाने को, वाटर कंजर्वेशन को, क्लीनिंग ऑफ रिवर को, ये सारे विषय हैं। और इसलिए इसके लिए देश में एक समिति बनी हुई है। और जब मैंने आपको कहा है कि जब एनडीसीज की बात करते हैं तो आज हम इस स्तर पे आए हैं कि दुनिया में हमको अपने सीएचजी एमिशंस को देना पड़ता है, वो रिपोर्ट दुनिया भर में जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी रिपोर्ट को मान लिया जाता है, लेकिन हमारी रिपोर्ट को आज जो स्वीकार्यता करके दुनिया के देश आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारी जो सीएचजी एंट्री है वो पूरी तरीके से एकेडमिक लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, एक्टिविस्ट के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, वो पूरी तरीके से इस जो हमने इन्वेंटरीज दी हैं वो ये दर्शाता है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनने जा ही रहा है, लेकिन उस एवज में भारत अपना कार्बन एमिशन भी कम कर रहा है। ये हमारे एक बैलेंसिंग विकास को दर्शाता है। You very rightly said in your opening address that हमें अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और मैं यहाँ बैठी ऑडियंस को और हमें जो देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से उन्हें सबसे कहूँगी कि सोचना पड़ेगा हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में, और हम सबको अपने जीवन में, अपने दिमाग में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन एक सवाल तो आपसे पूछूंगी,
पार्लियामेंट के एनवायरनमेंट का आप क्या करेंगे? क्योंकि वहां के झगड़े चुनाव के बाद भी नहीं खत्म हो रहे। कभी सेंगोल पर आप उन पे हावी हो जाते हैं और कभी जय संविधान पर वो आप पे हावी हो जाते हैं। वहां का एनवायरनमेंट कैसे ठीक होगा? देखो, हमारी सरकार संविधान को पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए तत्पर है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि जनता तो हमें ही चुन रही है, तो उनको मानना चाहिए, विपक्ष में बैठ करके अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। पार्लियामेंट को ना चलने देना, पार्लियामेंट में आप हमेशा यही चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले ही ना, बहस हो ही ना, तो उनका आप क्या कर सकते हैं। हम चाहेंगे आइए, कंस्ट्रक्टिव बहस करिए, कंस्ट्रक्टिव आलोचना करनी हो करिए, लेकिन बहस से मत भागिए। पार्लियामेंट बहस के लिए है और विपक्ष ने पिछले कुछ समय में परंपराएं अच्छी नहीं करी। नए भवन का बहिष्कार करना ये समझ में नहीं आता है, और देश ने जब जब नए परिवर्तनों को किया है तो उनको पच नहीं पाएगा। लेकिन हम फिर भी कहना चाहेंगे कि सरकार बहस के लिए तैयार है, विपक्ष आए और रचनात्मक बहस करे। बाकी वो जितना एनवायरनमेंट बिगाड़ेंगे हम सुधारने का काम करेंगे। जय संविधान से कोई ऑब्जेक्शन है? क्या ऑब्जेक्शन है? तो वो कहते हैं आप जय संविधान पर भी ऑब्जेक्शन लगा। हम ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, ओथ उतनी ही लेनी चाहिए जितनी संविधान में निर्देश की गई है, और संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं उतना ही ओथ लेना चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष के हो। अनावश्यक वो एक लिमिटेड चीज तय करिए। तो आपकी पार्टी से भी तो लोगों ने जय हिंदू राष्ट्र कहा है। मेरा मानना है कि हर सांसद का ये कर्तव्य होता है कि संसद में जितनी ओथ लेने की लैंग्वेज है उससे एक शब्द भी फालतू नहीं बोलना चाहिए। जाने से पहले बस एक चीज पूछूंगी, 2 एयरपोर्ट में डैमेज हुआ है पहली बारिश में, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है, जबलपुर में और नई दिल्ली के टर्मिनल 1 में। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या इतना आगे बढ़ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पहली बारिश में क्रम्बल हो जाए? तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से, और संबंधित लोग इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि ये विषय अभी पार्लियामेंट चल रही है, तो जो पॉलिसी वक्तव्य है संबंधित मंत्रालय देगा। भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाविका जी, बीच में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी बात के लिए रोक रहा हूं। आपका ग्रुप देश का एक सबसे बड़ा प्रभावशाली मीडिया का ग्रुप है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप जैसे एंकर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। राजनीति के भी प्रश्न पूछते रहिए, पर सबको कहते रहिए जीवन में एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं। बिल्कुल, एक पेड़ माँ के नाम पर। और हमने इस पूरे समिट में सबसे पहले आपके नाम पर 50 पेड़ लगाने का आपको सर्टिफिकेट भी दिया। तो हम कर्तव्यबद्ध हैं और हमने यहाँ सबको प्रेरणा देने के लिए ऐसा कदम उठाया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों को एक पेड़ माँ के नाम। और इससे पहले कि हम आपको जाने दें, एक वाइट पेपर है और जिसको रिलीज करने के लिए मैं मिहिर भट्ट को स्टेज पर आमंत्रित करूंगी, ताकि वो वाइट पेपर हम आपके कर कमलों द्वारा यहाँ रिलीज कर सके। Thank you so much. Thank you so much. What a wonderful back and forth, ladies and gentlemen. It deserves a huge round of applause. Absolutely. Let's also welcome on stage Nitish Mehrotra, Partner Sustainability and ESG EY India. Let's keep the round of applause continuing, please, ladies and gentlemen. All right. And now we'd like to take the opportunity to officially release a highly coveted white paper. Ladies and gentlemen, it's curated with a lot of data. The team believes that it's an opportunity. Climate change is an opportunity, and we encourage you to officially visit the India Climate website, Summit website, to download a copy, which will be made available soon. And I'll also request Mihir Bhatt to honor the minister. Parliament session is on, and we do know that he's short on time, but thank you so much, Bhupendra Yadav ji, for being present with us. Not only will we plant trees, but we will make changes in our day-to-day life for sustainable
climate change. What an incredibly special moment, ladies and gentlemen. Thank you, Minister Saab. Thank you very much for gracing the occasion. Thank you very much, Navika, to you as well. Mihir, thank you very much to you, Nitesh, as well.